मेरे इस चैनल के ऊपर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस 1857 से 1947 ये मैं ले रहा था। अभी उस काल के कुछ और महान क्रांतिकारी, वो नीम के पत्थर जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं और देने वाला हूँ। अभी मुझे लगा कि 100 वर्ष पीछे की कुछ प्रमुख घटनाएं आपके सामने रख सकूं। फिर अंग्रेज़ों का काल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं पीछे चला जाऊंगा। फिर मुग़ल और शिवाजी का इतिहास शुरू हो जाएगा। शिवाजी के काल में और भी कितने वीर सपूत हुए और कितने बहादुर, शौर्य के प्रतीक और अपना सर्वस्व निछावर करके देने वाले, भारत की रक्षा करने वाले शिवाजी महाराज के साथ और भी असंख्य ऐसे वीरों के नाम हैं जो इतिहास में नहीं है, वो मैं देने का प्रयास करूंगा। पर अभी आरंभ किया है 100 साल पीछे, 1757 से 1857 तक का। 1757 का वो मैंने बताया प्लासी का युद्ध, उसमें मीर जाफ़र और मीर कासिम का गद्दारी करना, अंग्रेज़ों का उसके साथ जो भी समझौता हुआ, और उसके बाद जो जंगल महाल के नाम से जो बहुत बड़ा आंदोलन था, सशस्त्र क्रांति थी, पर उसको उस प्रकार का राष्ट्रीय महत्व नहीं मिला। 1764 में बक्सर युद्ध के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई, उसमें वो और 3 प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 से पहले। ब्रिटिश राज तो 1857 की उस महान क्रांति के बाद शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में सन्यासी फकीर आंदोलन जो बंगाल के अंदर विशेष रूप से हुआ, 1882 में इस आंदोलन के प्रणेता बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी एक पुस्तक ने, उपन्यास ने आनंद मठ के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ बंगाल के अंदर, सारे देश के अंदर, और उसमें एक घोष दिया गया था, वंदे मातरम। क्रांतिकारी वंदे मातरम का घोष करते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। वो घोष बहुत लंबे समय तक चला, आज भी चल रहा है। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बराबर लड़ते रहने का होता रहा। 1798 में मैंने बताया जैसे मेदिनीपुर का, फिर उसके बाद वो चुआड़ आदिवासियों का जो मेदिनीपुर का था, फिर दुर्जन सिंह के नेतृत्व में रायपुर के 30 पंचायतों ने, 30 गांव ने स्वायत्त शासन का नारा दे करके अंग्रेजों के साथ सशस्त्र लड़ाई लड़ी। और फिर एक शिरोमणि के नाम से, रानी शिरोमणि के नेतृत्व में स्थानीय क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति की। आनंदपुर स्थान के ऊपर सशस्त्र आक्रमण किया, सशस्त्र ग्रह को जहां रखा गए थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र, उनको लूटने का प्रयास किया। अरे इन सब सारी बातों को केवल एक जन आंदोलन का नाम दे करके सशस्त्र क्रांति का नाम कहीं नहीं दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए मैंने कहा कि जैसे उधर टीपू सुल्तान और एक कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा का जो वीरता का काम था, वो मैं 1-2 एपिसोड के बाद लूँगा, और उनके बाद और 15-20 क्रांतिकारी 1857 से 1947 के बीच के। लेकिन ये 100 सालों का आपके सामने विधिवत क्रमबद्ध घटनाक्रम रखना मैं समझता हूँ ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम पीछे चलते जाएंगे और मैं तो राजा दाहिर पे जाके रुकूंगा। लगभग 1000 साल का इतिहास आपके सामने रखने का विचार है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी प्रमुख घटनाएं, प्रमुख बातें, ताकि इस 1000 साल में कितने लोगों ने किस किस प्रकार की कुर्बानियाँ की, शहादत दी, और हमें बताया गया आज़ादी मिली है नेहरू और गांधी से, वीआईपी जेलों में जो रहते थे, और कांग्रेस से
जिसको शुरू एक अंग्रेज ने की और आज भी जिसकी बागडोर लगभग वैसी ही है। ये तब भी देश के हित में नहीं सोचते थे। अरे देश का बंटवारा करवाने वाले नेहरू और कांग्रेस, ये हमें बताएगी कि आज़ादी इन्होंने लेके दी है और कितने पाप किए हैं, इसकी कभी गिनती बाद में करेंगे। लेकिन 1885 में सिद्धू और कानू द्वारा ये संथाल राज्य के लोग थे, इन्होंने एक नई सशस्त्र क्रांति का, इन दोनों महापुरुषों ने, सिद्धू और कानू ने 1885 में एक नई शस्त्र क्रांति का श्री गणेश किया। लगभग 20,000 संथाल आदिवासी इसमें शहीद हो गए। बहुत बड़ा आंदोलन था ये। मैं ये बता रहा हूँ कि 1857 से पूर्व भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अंग्रेज लोग उसको कम करके बताते थे और देश में कम्युनिकेशन उस प्रकार का नहीं था कि एक जगह की बात दूसरी जगह पता चले। मुकाबला हो रहा था। वो आए और हमने गर्दन उनके आगे रख दी, लो भाई काटना है तो काटो और हमें गुलाम बनाना है तो बनाओ, हम तो तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है, इस समाज को जितना जागरूक होकर के अपने देश की रक्षा के लिए एक रूप एक राह संगठित होकर के लड़ना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रही है। वो इतिहास का विश्लेषण का समय है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे प्रमुख दस्तावेज इसलिए हैं, 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों का स्वाधीन भारत में सांस लेने के लिए छटपटाहट शुरू हो गई। तड़पने लगे, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर वो छटपटाहट सामने आई। इस महाक्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीयों ने भारी जन और धन की हानि तो हुई, लेकिन ये महान क्रांतिकारी उन्होंने जिसको विद्रोह कह करके फिर छोटा करने की कोशिश की, लेकिन क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर ने, जिसको 2 बार आजन्म कारावास का दंड मिला था, काले पानी का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। 24 घंटे उसमें नहीं रह सकते। और वो 2 आजन्म उसने लंदन में बैठ करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास लिखा, उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उसके पहले विद्रोह कहा जाता था। उस पुस्तक के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कहाँ बैन हुई, कहाँ छपी, ये एक अलग इतिहास है। मैंने वीर सावरकर जी के एपिसोड्स के अंदर वो सारी बातें आपके सामने रखी हैं। 1857 की केवल एक सैनिक क्रांति की विफलता थी, बस इतना ही कह करके बताने वाले अंग्रेज लोग, लेकिन सावरकर जी ने बताया उसकी भूमिका, उसकी जो उस समय की घटनाएं थीं, उपलब्धियां थीं, कमियां थीं, सफलताएं थीं, विफलताएं थीं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर प्रतिशोध की भावना लेकर के भारतीयों का खड़े होना अंग्रेजों के खिलाफ, ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा था। लेकिन उसके पहले की मैंने ये सारे घटनाक्रम इसलिए बताया आपको। 1860 के दशक में रायबरेली में भी एक इसी प्रकार का मुसलमानों का वो एक विद्रोह था सैयद अहमद के नेतृत्व में, लेकिन वो भावी आंदोलन, भावी विचारों को फैलाने का था। आप समझ सकते हैं, ये लोग अगर कहीं थोड़ा बहुत 1921 लड़े भी तो इनकी भावनाएं कुछ और थीं। टीपू सुल्तान किसी और भावना से लड़ा। कोई मुसलमान राजा रजवाड़ा अगर थोड़ी देर के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा भी तो इस पीड़ा के साथ के मुगलों से लिया है अंग्रेज़ों ने शासन, हमें शासन मिलना चाहिए, हमारा शासन क्यों जा रहा है, भारत बचना चाहिए, भारत की स्वाधीनता होनी चाहिए, हम मुगलों को क्यों अलग किया गया,
हम शासन करेंगे भारत के ऊपर, उनकी पीड़ाएं अलग थीं, लेकिन आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। मैक्सिमम तो जो हुए हैं मैंने बता दिए हैं। ये एक रायबरेली का मुस्लिम आंदोलन भी बहावी विचारों के प्रसार प्रचार के लिए हुआ, वो भी वहाँ पर भी सशस्त्र हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार जो है बड़ी क्रूरतापूर्वक उन्होंने वो 50 कूका आंदोलन, 50 कूकाओं को जो गुरु राम सिंह जी के शिष्य थे, तोप के मुंह के आगे खड़े करके उड़ा दिया था। ये मैंने अलग से एपिसोड आपके सामने रखा है कूका आंदोलन का। मैं इसलिए इसको लिपिबद्ध कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्रमबद्ध क्या हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के ने एक स्वतंत्र सरकार उन्होंने घोषित कर दी, अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी, और ब्रिटिश सरकार को पूना में पहली बार कर्फ्यू लगाना पड़ा। वासुदेव राव बलवंत फड़के के लिए पोस्टर निकलता था, 50,000 रुपया जो उसको पकड़वाएगा वो अंग्रेज सरकार उसको इनाम देगी। और साथ में पोस्टर थोड़ी देर के बाद लगा होता था, अंग्रेज ऑफिसर का जो मुझे ला के देगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये सब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र चुनौतियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रकार से हम और आगे बढ़े तो 1905 में बंग भंग की जो घटना हुई, वो भी क्रांतिकारियों के इतिहास में, वो भी कहना चाहिए कि भारत माँ की झोली भर दी क्रांतिकारियों से बंगाल ने, पूरा देश किसी न किसी रूप में। लेकिन इस बंग भंग ने तो इस प्रकार का किया कि अरविंद घोष ने भवानी मंदिर के नाम से माध्यम से उस समय की पीढ़ी को, उस समय की जनरेशन को इतना प्रेरक संदेश दिया कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सारे नाम इनके सबके मैं एपिसोड आपको दे चुका हूँ। मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने लंदन जाके लॉर्ड कर्जन वाइली का वीर सावरकर की प्रेरणा से वध किया था। ऐसा सब एक दौर शुरू हो गया, आगे बढ़ता गया, और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति की भावना पनपने लगी, विकसित होने लगी, जोर मारने लगी, ठाठे मारने लगी, हिलोरे लेने लगी। इस प्रकार से मैं ये बता रहा हूँ कि इसी सारी परंपरा में और आगे देखिए, समुद्र पार करके विदेशों में गए श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, ऐसे अनेक मैंने और भी कई क्रांतिकारी आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, जिन्होंने विदेश में जाकर के भी और विदेश में रहकर ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को शस्त्र संग्रह में और शस्त्र संग्रह के लिए धन संग्रह में, दोनों में योगदान दिया। ये सब कुछ चल ही रहा था, ये सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस की भिक्षा नीति साथ साथ में चल रही है, छोटे मोटे सत्याग्रह कहीं न कहीं हो रहे हैं, पर ये सब चलने के कारण उसी सारी श्रृंखला में रोशनलाल पाठक, मुस्तफ़ा हुसैन, अमर सिंह, अली अहमद, नारायण, चालियाराम, ऐसे उसी सारी परंपरा में कई लोग भारत माँ के लिए निशावर होते आगे बढ़ रहे थे। भारत आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में सिंगापुर को कई दिनों तक मुक्त करा के रखा भारतीयों ने, और इसी आगे हम देखते हैं 1857 की जो सैनिक क्रांति आरंभ हुई, रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को भारत की समस्त प्रमुख सैनिक छावनियों में एक साथ सैनिक क्रांति की योजना को पूरा करने के लिए प्रयास किया।
मैं असफल प्रयास नहीं कहूँगा, प्रयास किया उसमें कहीं कमी रह गई। अरे हर एक छोटा सा प्रयास पूरे अंग्रेज़ों को भेज देता, बिखेर देता, मार देता, मुक्त हो जाता भारत, ये संभव भी नहीं था। लेकिन हर ज़मीन के नीचे निकलने वाले तेल के लिए हर कुदाली का योगदान है। जो आखिरी कुदाली पे तेल निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे की सब कुदालियाँ व्यर्थ गईं, वो ना होती तो वो आखिरी भी ना होती। ये सब वो कुदालियाँ हैं जो अंग्रेज़ों को डंक मार रही थीं, जख्म दे रही थीं, डरा रही थीं, धमका रही थीं, उनको खौफ में डाल रही थी, उनको सोचने पर मजबूर कर रही थी। अरे बाप रे, ये तो कभी भी किसी भी टाइम हम पर भारी बैठ सकते हैं, इसलिए जो सामने आता है उसको कुचलो, उसको कुचलो। 21 फरवरी 1915 को जो इन्होंने रास बिहारी बोस ने तय किया, रास बिहारी बोस का विदेशों में भी कमाल था, दुनिया के हर देश के अंदर जा कर के सुभाष चंद्र बोस के लिए भी भूमिका ग्राउंड बनाने में रास बिहारी बोस का बहुत बड़ा योगदान था। और आगे बढ़ते हैं हम। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यद्यपि बाल गंगाधर तिलक की ये बात कांग्रेसियों को भला क्यों अच्छी लगने लगी, लेकिन उस समय के वीर क्रांतिकारी जो भी कहीं दाएं बाएं बैठे थे, वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नज़दीक आने लगे, आगे बढ़ने लगे। क्रांतिकारी दो मोर्चों के ऊपर, कांग्रेसियों के गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे और एक सशस्त्र क्रांति जो सीधी सीधी अंग्रेजों के साथ लड़नी है, वो मोर्चा उनका अलग था। पर गरम दल के कांग्रेसी नेताओं के साथ भी इन क्रांतिकारियों का संबंध आना शुरू हो गया। तिलक की इस घोषणा के बाद क्रांति आंदोलन को एक नई शक्ति मिली। सन 1919 में बैसाखी के पावन पर्व पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का जो कांड किया, नृशंस, निहत्थे, बेसहारा, मासूम, नादान लोगों के ऊपर फायर खोल करके जिस प्रकार से उन्होंने कुचलने की कोशिश की, ये उसी दिशा में और उसी जनरल डायर का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने बदला लिया। लंदन जाके शैतानी दा, ऐसा एक गीत आता है, उधम सिंह ने बदला लिया शैतानी दा, आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। और हमें बताया गया कि आज़ादी चरखे ने लेके दी, गांधी ने लेके दी, नेहरू ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी। इससे बड़ा मजाक और क्रूर मजाक कोई और हो नहीं सकता। 1919 के बाद बैसाखी के पावन पर्व पर अमृतसर, पंजाब की महानगरी अमृतसर में ये जो कांड हुआ था, बहुत भयानक, विभत्स और जिस क्रूरतापूर्वक ढंग से हुआ था, उसके बाद पूरे देश के अंदर क्रांति के लिए युवा और खड़े हो गए थे। 9 अगस्त 1925 को ककोरी में, मैंने आपके सामने ककोरी की बहुत सारी किस्तें रखी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर भी उसमें थे, अशफाक उल्ला खान भी थे। उन सब लोगों ने जिस प्रकार से इस क्रांति को, शस्त्र क्रांति को, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए पूरी तरह से मुकाबला करने वाली क्रांति को आगे बढ़ाया। एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका मैंने कई एपिसोड के अंदर बताया आपको, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना, कहीं कहीं वो आर्मी एसोसिएशन के साथ वो आर्मी लगाते थे, सेना, उनके माध्यम से भूमिगत होकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो करिश्मे किए, आज हम यहीं तक रहेंगे, आज हम यहीं तक रहेंगे। कल इसके आगे बढ़ते हुए फिर हम 1857 के पूर्व की इन घटनाओं को पूरी तरह से लेने के बाद फिर वो दक्षिण की
कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा को और बचे हुए और शेष क्रांतिकारियों को जिनको मैं अभी नहीं दे पाया आपके सम्मुख रखूँगा। फिर हम उसके बाद शिवाजी की तरफ चलेंगे। आज इतना ही आप लोगों के सामने रखता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरा ये उन महान क्रांतिकारियों को, इन सारी घटनाओं को आपके सामने रखने का भाव केवल इतना ही है, मतलब केवल इतना है कि जिन क्रांतिकारियों के द्वारा उन जिन नीम के पत्थर और मौन तपस्वियों के द्वारा जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, उनको इतिहास में नाम नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश है कि वो नाम, वो स्थान इस नए इतिहास में लिखा जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। ये प्रेरक है। ये किसी भी कौम के लिए, उस कौम के महापुरुष और क्रांतिकारी और शहीद होने वाले लोग, समाज सुधारक, उन सब की प्रेरणा से बात आगे बढ़ती है, समाज आगे विकसित होता है। 1947 के बाद इन काले अंग्रेजों ने जो पाप किए हैं, वो बहुत बड़ा पाप एक ये भी किया है, भारत को भारत नहीं बनने दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सौदा ब्रिटिशर्स के साथ किया कि वो जिंदा मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इन सब बातों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, कल हम और आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।